Bismillahirrahmanirrahim. Start with the name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. Welcome schools and welcome to your online class. Class 6 and our subject is Science. Today we are going to start our chapter number 6 and that is air. Here we can see that how air is present in our atmosphere and makes a very important part of our environment. We are having our lecture number 13 today, in which we are going to study air and its importance. First of all, we should know that what is atmosphere. Air covers the earth like a thick blanket and this blanket of air is called the atmosphere. हमारी अर्थ के अराउंड, अर्थ इज अ प्लैनेट, वी ऑल नो दैट, अर्थ के अराउंड हमारे पास एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर कहते हैं, क्योंकि एक बहुत ही मोटी लेयर एयर की प्रेजेंट होती है अराउंड द अर्थ और इसी ब्लैंकेट ऑफ एयर को हम कहते हैं एटमॉस्फेयर. और एटमॉस्फेयर की वजह से हमारी अर्थ के ऊपर लाइफ एग्जिस्ट करती है या लाइफ पाई जाती है, क्योंकि ये एटमॉस्फेयर क्या है, दीज आर द मिक्सचर ऑफ गैसेस. और यही मिक्सचर ऑफ गैसेस वो गैसेस हैं जो कि सपोर्ट करती हैं लाइफ को. तो हम कह सकते हैं कि एयर की वजह से जो एक लेयर बनती है अराउंड द अर्थ जिसको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं, और एटमॉस्फेयर हमारी अर्थ का वो पार्ट है जहां लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है. लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर. अगर हम एटमॉस्फेयर की लेयर्स की बात करें तो साइंटिस्ट डिवाइड करते हैं एटमॉस्फेयर की लेयर्स को 4 लेयर्स के अंदर, एंड दैट 4 लेयर्स आर: Number 1 is troposphere, number 2 stratosphere, number 3 mesosphere, and number 4 thermosphere. These are the 4 layers of the atmosphere on the basis of the concentration or the amount of air present in them. अब साइंटिस्ट ने concentration of air और amount of air के बेसिस पर डिवाइड कर दिया एटमॉस्फेयर को 4 लेयर्स के अंदर, जिसमें फर्स्ट लेयर हमारे पास है ट्रोपोस्फेयर. अब ट्रोपोस्फेयर हमारे पास वो लेयर है जो स्टार्ट होती है सरफेस ऑफ अर्थ से और ये अबव मूव करती है ऑलमोस्ट 8 किलोमीटर से लेकर 16 किलोमीटर के दरमियान. अगर हम 8 किलोमीटर से 16 किलोमीटर दरमियान का डिस्टेंस देखें जो कि अबव द सरफेस ऑफ अर्थ है, तो वो कौन सा लेयर में आ जाएगा, दैट इज ट्रोपोस्फेयर. अब ट्रोपोस्फेयर के बाद जो नेक्स्ट लेयर है हमारे पास वो है स्ट्रेटोस्फेयर. स्ट्रेटोस्फेयर इज अबव 48 किलोमीटर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ. नेक्स्ट हमारे पास लेयर है मीजोस्फेयर विच इज अबव 80 किलोमीटर्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, एंड द लास्ट लेयर इज थर्मोस्फेयर विच इज अबाउट 700 किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ. इट मीन्स जैसे जैसे हम सरफेस ऑफ अर्थ से ऊपर की तरफ ऑनवर्ड मूव करते जाएंगे, अपवर्ड मूव करते जाएंगे, वैसे वैसे हमारे पास लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर चेंज होती जाएंगी. और सबसे जो पहली हमारे पास लेयर है वो है ट्रोपोस्फेयर, और ट्रोपोस्फेयर वो लेयर है जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है. मीन्स जितने भी आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे वो सब किस में पाए जाएंगे, ट्रोपोस्फेयर में, बिकॉज troposphere is that layer in which there is a maximum amount of air is present and maximum amount of oxygen is present. इसी वजह से यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करती है. मीन्स आपको जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल्स या जो भी बाकी आपके पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपको सब के सब कहाँ मिलेंगे, ट्रोपोस्फेयर के अंदर मिलेंगे. और ट्रोपोस्फेयर वो लेयर है जहाँ पर वेदर कंडीशंस चेंज होती हैं. मीन्स समर, विंटर, ऑटम, स्प्रिंग, ये तमाम सीजन्स कहाँ पर चेंज होते हैं, ट्रोपोस्फेयर के अंदर. और जितनी भी वेदर कंडीशंस चेंज होती हैं, जैसे समटाइम्स बहुत ज़्यादा आपके पास जो है क्लाउडी होता है मौसम, कभी जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉमी हो जाता है, तो ये सारी वेदर कंडीशंस कहाँ चेंज होंगी, ट्रोपोस्फेयर के अंदर चेंज होंगी. और ट्रोपोस्फेयर इज़ द इम्पॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर इन विच ऑल द लाइफ एग्जिस्ट. अब जैसे जैसे हम एक लेयर से दूसरी लेयर में मूव करते जाएंगे, मीन्स अपवर्ड ट्रोपोस्फेयर से स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर से मीजोस्फेयर एंड देन थर्मोस्फेयर की तरफ मूव करते जाएंगे, तो टेम्परेचर भी चेंज होता जाएगा और एयर प्रेशर भी यहाँ पर चेंज होता जाएगा. जैसे जैसे हम अपवर्ड मूव करेंगे एक से दूसरी और दूसरी से तीसरी लेयर के अंदर, वैसे वैसे एयर का प्रेशर कम होता जाएगा, बिकॉज अपवर्ड जैसे हम जाएंगे तो वहाँ पर अमाउंट या कंसनट्रेशन ऑफ एयर भी कम होती जाएगी, इसलिए एयर प्रेशर भी कम हो जाएगा. अब नेक्स्ट अगर हम इम्पॉर्टेंस ऑफ एयर की बात करें तो एयर हमारे लिए हम जानते हैं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज एयर के बगैर हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है. अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपनी डेली लाइफ में मुख्तलिफ चीज़ों में एयर का इस्तेमाल करते हैं. नंबर 1 इज़ वी यूज़ एयर इन ब्रीदिंग.
सांस लेने के लिए हमें हवा की ज़रूरत है, बिकॉज जितनी भी लाइफ सपोर्टिंग गैसेज हैं वो सब की सब कहाँ प्रेजेंट है, एयर के अंदर प्रेजेंट है, और जब तक एयर नहीं होगी हम सांस नहीं ले सकेंगे, बिकॉज हमें ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं हो सकेगी। नेक्स्ट हम एयर का इस्तेमाल करते हैं बर्निंग के अंदर, वी यूज़ एयर इन बर्निंग। अब बर्निंग के प्रोसेस में एयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज जो भी हमें गैसेस चाहिए बर्निंग के लिए, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बर्निंग, तो ऑक्सीजन भी कहाँ से हमें हासिल हो सकती है, अपने एनवायरनमेंट से, एयर से हम हासिल कर सकते हैं एयर को, तो ऑक्सीजन इज़ वेरी हेल्पफुल एंड यूजफुल इन बर्निंग। नेक्स्ट नंबर 3, वी यूज़ एयर इन पम्पिंग इन फुटबॉल्स, बैलून्स एंड टायर्स एक्सेट्रा। अब जितने भी हमारे पास व्हीकल के टायर्स हैं, बैलून्स हैं, फुटबॉल्स हैं, इनके अंदर भी हम एयर को फिलअप करते हैं, पंप करते हैं, सो दैट हम इन्हें डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर सकें। नंबर 4, वी यूज़ एयर इन वैक्यूम क्लीनर। अब वैक्यूम क्लीनर के अंदर भी एयर प्रेशर का इस्तेमाल किया जाता है, सो दैट हम इसको इस्तेमाल कर सकें प्रेशराइज एक करने के लिए या प्रेशर क्रिएट करने के लिए वैक्यूम क्लीनर के अंदर, सो दैट बहुत इजीली डस्ट पार्टिकल्स को या जो भी कचरा है उसको वैक्यूम क्लीनर अपने अंदर खींच ले, और हमारी सर्फेसेस को, कारपेट्स को, जहाँ भी हम वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल करते हैं सफाई के लिए, उन सर्फेसेस को ईजिली क्लीन अप कर सकें। Next we use air, which is dissolved air in water is used by fish and other animals to respire. अब हवा शामिल होती है, डिज़ोल्व होती है पानी के अंदर, और इसी प्रॉपर्टी की वजह से तमाम एक्वेटिक एनिमल्स और तमाम एक्वेटिक प्लांट्स यूज़ कर सकते हैं इस डिज़ोल्व एयर को रिस्पायर करने के लिए, सांस लेने के लिए। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो सब डिज़ोल्व एयर के इस्तेमाल करते हैं। डिज़ोल्व एयर मीन्स कि वो हवा जो पानी के अंदर शामिल हो चुकी है, मिक्सअप हो चुकी है, और इसी डिज़ोल्व या मिक्स्ड एयर को यूज़ करते हैं तमाम एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर रेस्पिरेशन। नंबर 6, प्लांट्स यूज इट फॉर मेकिंग फूड। अब प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस करने के लिए, अपना फूड मेकिंग प्रोसेस करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और ये कार्बन डाइऑक्साइड वो कहाँ से हासिल करते हैं, हवा में से हासिल करते हैं, जो उनके अराउंड अपने एनवायरनमेंट के अंदर प्रेजेंट होती है। सो एयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट्स इन देयर फूड मेकिंग प्रोसेस इन फूड फोटोसिंथेसिस। अब नेक्स्ट अगर हम कॉम्पोजिशन ऑफ एयर की बात करें कि एयर के कितने पार्ट्स हैं और किस तरह से एयर बनती है और कितनी कितनी कंसंट्रेशन में डिफरेंट पार्ट्स प्रेजेंट है एयर में, सो वी कैन हैव दैट 78% इज नाइट्रोजन गैस, 21% इज ऑक्सीजन गैस। अब ये दो मेजर गैसेस हैं जो एयर के अंदर प्रेजेंट होती हैं। सबसे ज़्यादा जो बनाती है एयर की कॉम्पोजिशन में जो चीज़ प्रेजेंट होती है वो है नाइट्रोजन गैस, विच इज़ 78%, और सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस हमारे पास है ऑक्सीजन गैस, विच इज़ 21% इन द एयर। नेक्स्ट 0.03 to 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रेजेंट। अब कार्बन डाइऑक्साइड भी बहुत इंपॉर्टेंट गैस है, लेकिन इसकी कंसंट्रेशन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से बहुत कम है, दैट इज़ ओनली 0.03 to 0.04%। तो ये वो हमारे पास इंपॉर्टेंट गैसेस हैं जो कि कंपोज करती हैं एयर को। नेक्स्ट, रिमेनिंग एयर कंटेन्स रेयर गैसेस, वाटर वेपर्स, ओजोन, स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। अब गैसेस के अलावा जो चीज़ें हमारी एनवायरनमेंट के अंदर, एयर के अंदर प्रेजेंट होती हैं जो कि एयर को कंपोज करती हैं, उसमें रेयर गैसेस आ जाती हैं। रेयर गैसेस वो गैसेस होती हैं जो बहुत नायाब और बहुत कम अमाउंट में पाई जाती हैं। इसके अलावा वाटर वेपर्स, ठीक है, ओजोन, स्मोक, डस्ट पार्टिकल्स, ये वो तमाम हिस्से हैं जो कि कंपोज करते हैं एयर को और एयर को बनाते हैं। Here you can see a graph in which different concentrations of gases are shown. So that's all about our today's lecture. Hopefully it's understandable for you. Thank you so much. Meet you in next class with a new lecture. Keep calm and Allah Hafiz.